प्यारे बच्चों, 11th क्लास फिजिक्स के 5वें चैप्टर गति के नियम के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हम जड़त्व की परिभाषा पढ़ चुके हैं। तो आज इस लेक्चर में हम सबसे पहले जड़त्व की परिभाषा पर रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जड़त्व 3 प्रकार का होता है और उसमें से पहली प्रकार का जो जड़त्व है वो है विराम का जड़त्व, सेकंड है गति का जड़त्व और तीसरा जो है वो दिशा का जड़त्व। हम तीनों प्रकार के जड़त्वों की परिभाषा पढ़ेंगे और इनके उदाहरणों को हम डिस्कस करेंगे। और प्रत्येक प्रकार के जड़त्व का जो उदाहरण है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 या 2 अंक का क्वेश्चन निकल सकता है। तो आइए सबसे पहले हम जड़त्व की परिभाषा देखते हैं कि जड़त्व क्या होता है। कि किसी वस्तु का वो गुण जिसके कारण ये अपनी विराम अवस्था या एक समान चाल से सीधी रेखा में गति की अवस्था, एक समान चाल से सीधी रेखा में गति की अवस्था, एक बार दोबारा से, कि किसी वस्तु का वो गुण जिसके कारण वो अपनी विराम अवस्था या एक समान चाल से सीधी रेखा में गति की अवस्था को तब तक नहीं बदल सकती जब तक इसके ऊपर कोई बाहरी नेट बल ना लगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विराम का जड़त्व क्या होता है। कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो जब तक उसके ऊपर बाहरी बल ना लगेगा तब तक वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी। वस्तु का ये जो गुण है ये क्या कहलाता है? विराम का जड़त्व कहलाता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाता है। तो एक बार हम यहाँ स्क्रीन से पढ़ लेते हैं कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह तब तक स्थिर बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए या नेट बाह्य बल न लगाया जाए। वस्तुओं के इस गुण को हम क्या कहते हैं? विराम का जड़त्व कहते हैं। वस्तुओं के या पदार्थ के इस गुण के को हम क्या कहते हैं? विराम का जड़त्व कहते हैं। अब आइए विराम के जड़त्व को मैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझाता हूँ। कि सबसे पहला उदाहरण हम लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये कोई एक यात्री है, एक बस के अंदर बैठा है और बस अभी रुकी हुई है। मान लेते हैं कि बस अचानक से चल पड़ती है तो ये यात्री जो है एकदम से पीछे की तरफ गिरने की टेंडेंसी रखता है, यानी ये एकदम से पीछे की तरफ गिरेगा। ऐसा क्यों होता है? अब देखिए कि ये यात्री जो है इस सीट पे बैठा है और सीट किसके साथ अटैच है? बस के साथ अटैच है। तो बस जैसे रुकी हुई है तो अभी यात्री, सीट, बस सब कुछ रुका हुआ है। लेकिन बस जब अचानक से चल पड़ती है तो बस के साथ सीट भी चलेगी और इस यात्री का जो नीचे का हिस्सा है वो बस के साथ चल पड़ता है। लेकिन ऊपर के हिस्से पर कोई नेट बल नहीं लग रहा। तो ये विराम के जड़त्व के अनुसार ये हिस्सा जो है विराम अवस्था में था और विराम अवस्था में ही रहना पसंद करता है। तो देखिए नीचे का हिस्सा आगे निकल जाता है, ऊपर का हिस्सा विराम अवस्था में वही रहता है, शिथिल अवस्था में वही रहता है। इसलिए ये यात्री जो है एकदम से पीछे की तरफ गिरेगा। सेम टू सेम उसी तरह से अगर मान लीजिए कोई घुड़सवार जो है एक घोड़े पर बैठा है और घोड़ा एकदम से भाग लेता है तो ये घुड़सवार जो है पीछे की तरफ गिरेगा। क्यों? सेम टू सेम वही स्टोरी रिपीट होगी कि जो घुड़सवार का जो नीचे का हिस्सा है वो घोड़े के साथ मोशन में आ जाएगा क्योंकि ये हिस्सा इसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन ऊपर का हिस्सा जो है उस पर कोई बल नहीं लग रहा और वो हिस्सा जो है विराम के जड़त्व के अनुसार विराम अवस्था में ही रहना पसंद करेगा और इसी वजह से ऊपर का हिस्सा जो है वो पीछे चला जाएगा। यानी कुल मिलाकर के ये जो घुड़सवार है वो पीछे की तरफ गिरेगा। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि कंबल को लकड़ी से पीटने पर धूल के कण अलग हो जाते हैं। आपने कई बार कंबल या किसी दरी वगैरह को जो है आपने लकड़ी से पीटा होगा तो आपने देखा कि धूल के कण जो है वो बाहर निकल जाते हैं। वास्तव में क्या होता है? मान लेते हैं कि ये जो है कंबल है और इसके अंदर ये धूल के कण है। ओके, क्या है? ये धूल के कण है।
जब आप इसकी स्टिक से पिटाई करते हो और लकड़ी से पिटाई करते हो ना, तो क्या होता है, तो ये लकड़ी जैसे आप कंबल पे मारते हो तो कंबल तो मोशन में आ जाता है, लेकिन इनके जो धूल के जो कण हैं उसके ऊपर कोई बल नहीं लग रहा, और वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी विराम के जड़ता के कारण वो शिथिलावस्था में रहना पसंद करते हैं, जबकि ये कंबल जो है वो गति अवस्था में आ जाता है, उसी वजह से जो धूल के कण है वो अलग हो जाते हैं। और ये कहता है कि नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि खिड़की के कांच में से गोली मारने पर उसमें से केवल एक छोटा छेद होता है, जबकि अगर पत्थर हम मार देना तो पूरा शीशा स्मैश हो जाएगा, पूरा शीशे के अंदर जो है दरार आ जाएगी। वो ऐसा इसलिए होता है कि जैसे गोली की स्पीड ना बहुत तेज होती है, गोली की स्पीड तेज होती है तो वो अपना मोशन जो है, वो अपनी गति जो है बाकी हिस्सों के साथ शेयर ही नहीं करती, इतनी तेज होती है। तो जितने हिस्से में शेयर होती है सिर्फ उतने हिस्से में सुराख निकल जाता है, जबकि पत्थर की स्पीड बहुत कम होती है और वो अपना मोशन सभी तरफ शेयर कर देता है, तो इतने हिस्से से जो शीशा चटक जाता है। ठीक है, तो ये विराम के जड़ता के एग्जाम्पल है। इसी टाइप के एग्जाम्पल जो है आप और भी दे सकते हैं, कि जैसे आप एक एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हैं कि एक गिलास लेना आप ऐसे, ठीक, इस पे एक गत्ता रख देना, गत्ते के ऊपर एक 5 रुपए का सिक्का रखना और फिर जोर से ऐसे चुटकी मारना, किसके, गत्ते के, ठीक, गत्ता स्मूथ सा लेना आपने। तो इस गत्ते के जैसे आप चुटकी मारोगे ना तो गत्ता निकल जाएगा और इस 5 रुपए का सिक्का ना गिलास के अंदर गिर जाएगा। आप करके देखना, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ऐसा इसलिए है कि 5 रुपए का जो सिक्का है उस पर तो आपने कोई बल नहीं लगाया, और जब तक इस पर कोई नेट बल नहीं लगेगा ये अपनी अवस्था चेंज करेगा ही नहीं, ठीक। और बल आपने कहाँ लगाया, सिर्फ गत्ते पे, गत्ता निकल जाएगा यहाँ से, ठीक, गत्ते में गति उत्पन्न हो जाएगी, निकल जाएगा। लेकिन ये सिक्का जो है विराम के जड़त्व के अनुसार विराम अवस्था में था और विराम अवस्था में ही रहना पसंद करेगा, इसलिए ये इसी जगह पर रहेगा और गिलास के अंदर गिर जाएगा। समझ गए बात को। अब आगे आपको जड़त्व का दूसरा प्रकार बताता हूँ, गति का जड़त्व। गति का जड़त्व ये कहता है कि यदि कोई वस्तु चल रही है तो वह उसी चाल से उसी दिशा में चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी नेट बल न लग जाए, ठीक। और वस्तु का ये जो गुण है क्या कहलाता है, गति का जड़त्व कहलाता है। ओके, इनर्शिया ऑफ मोशन कहलाता है। अब ये बात थोड़ी सी जचती नहीं है बच्चों को, क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि यदि ये कोई वस्तु है एक समान चाल से एक ही दिशा में चल रही है तो बच्चे कहते हैं सर थोड़ी देर बाद में तो रुक जाएगी, उसे अगर बल ना लगाए तो भी। वास्तव में रुकती क्यों है, क्योंकि इस वस्तु और जमीन के बीच में ना घर्षण बल होता है, ठीक। तो बल लग रहा है तभी रुक रही है। अगर घर्षण बल हम किसी तरह से खत्म कर दें या और भी इस पे अपोजिंग फोर्स जो भी लग रहा है वो खत्म कर दें और इस पर नेट कोई भी बल ना लगे तो ये वस्तु चलती रहेगी उसी चाल से जिस चाल से पहले चल रही थी और उसी दिशा में, दिशा भी नहीं बदलेगी, ठीक। तो एक बार फिर से हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु चल रही है और उसी चाल से उसी दिशा में चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, और वस्तु का ये जो गुण है ये क्या कहलाता है, गति का जड़त्व कहलाता है। अब देखिए गति के जड़त्व को मैं आपको उदाहरणों के माध्यम से समझाता हूँ कि अब देखिए फिगर मैंने वही लिया, लेकिन इस बार जब बस चल रही है, ऑलरेडी क्या है, चल रही है, बस रुकी हुई नहीं है। पिछले बार मैंने जब डिस्कस किया था तो चित्र तो ये था, लेकिन बस रुकी हुई थी, ठीक है। तो अगर मान लिया चलती बस में ड्राइवर एकदम से ब्रेक मार देता है तो ये बंदा कहाँ जाके गिरेगा, आगे की तरफ गिरेगा, ठीक। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए कि अब देखिए बस चल रही है, बस चल रही है तो इसके ये पूरा का पूरा जो इस व्यक्ति की बॉडी है वो पूरी की पूरी चल रही है बस के साथ, ठीक। अब ड्राइवर भाई साहब ने एकदम से ब्रेक मार लिया, ब्रेक मारा तो बस रुकी, बस के साथ सीट रुकी, सीट के साथ इसका नीचे का हिस्सा जो है पूरा का पूरा बस के साथ रुक गया है, लेकिन ऊपर का हिस्सा
चल रहा था और वो चलता ही रहना पसंद करेगा, क्योंकि वो इसके सीट के साथ तो अटैच है नहीं, इसलिए इस पे नेट कोई बल लगा नहीं। तो ये हिस्सा चलता रहेगा और चलता रहने के कारण जो है आगे की तरफ पहुंच जाएगा ऊपर का हिस्सा, और ये बंदा जो है आगे की तरफ गिरेगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए किसी घोड़े के ऊपर कोई घुड़सवार है और वो जो है घोड़ा अब स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक, और एकदम से घोड़ा जो है रुक जाता है, तो घोड़ा अगर एकदम से रुक जाएगा तो भी घुड़सवार क्या है आगे की तरफ गिरेगा। ठीक, सेम टू सेम उसी स्टोरी के साथ कि अगर मान लीजिए घोड़ा पहले दौड़ रहा है तो घुड़सवार मोशन में है, और घोड़ा अगर रुक गया तो नीचे का हिस्सा रुक जाएगा, लेकिन ऊपर का हिस्सा फिर दौड़ता ही रहेगा उसी स्पीड के साथ, और ये आदमी आगे की तरफ गिर जाएगा। अब मैं आपको गति की जड़ता का एक और उदाहरण देता हूँ कि जैसे कोई लंबी कूद का खिलाड़ी है और वो दौड़ने से वो जंप लेने से पहले ना काफी दूर तक क्षैतिज दिशा में दौड़ता रहता है, यानी जमीन पर सीधा दौड़ेगा वो। ठीक, ऐसा क्यों करता है? ऐसा वो इसलिए करता है कि जैसे अभी जैसे जंप यहां से देगा, लेकिन इससे पहले ये दौड़ रहा है, ठीक, तो गति के जड़त्व के कारण इसकी बॉडी जो है वो गति अवस्था में ही रहना पसंद करेगी, इसलिए इसके अंदर जो है कुछ क्षैतिज वेग जो है वो बना रहता है, और ये लंबा और ज्यादा लंबा जंप ले सकता है। इसलिए लंबी कूद का खिलाड़ी उछलने से पहले, जंप लेने से पहले कुछ दूरी दौड़ता हुआ आता है। अब लास्ट और तीसरा है दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व किसी पदार्थ का वो गुण है जिसके कारण कोई पदार्थ या कोई वस्तु जो है अपनी स्ट्रेट लाइन मोशन की जो दिशा है वो नहीं बदल सकती। ठीक, तो यानी एक सीधी रेखा में गति जो है उसकी दिशा तब तक वस्तु नहीं बदलेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए, कोई बाहरी बल, नेट बल ना लग जाए, तब तक वो अपनी दिशा को नहीं परिवर्तित कर सकती। तो वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह स्वयं की गति की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकती जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल न लग जाए। तो ये इसमें ऐड कर लेना कि जब तक उस पर बाहरी बल न लग जाए दिशा का जड़त्व कहलाता है। अब देखिए कि दिशा के जड़त्व को मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि ये एक गाड़ी है और इसमें कोई पैसेंजर बैठा है, कोई यात्री बैठा है, और ये गाड़ी जो है पहले सीधी चलती जा रही है और ये एकदम से टर्न ले लेती है। ठीक, बिल्कुल शार्प ऐसे टर्न ले लेती है, मुड़ जाती है। तो इसमें जो आदमी बैठा है ना वो बाहर की तरफ गिरेगा। जैसे मोड़ ऐसे है ना, तो मोड़ की बार वाली साइड कौन सी? ये वाली है। क्यों? क्योंकि वो ये कार पहले सीधी चलती आ रही है। ठीक, तो जो इसके अंदर यात्री है उसकी गति की दिशा क्या है? सीधी है। अब कार तो एकदम से मुड़ जाती है, लेकिन गति के जड़त्व के कारण वो आदमी क्या है? सीधा चलना ही पसंद करेगा। ठीक, तो इसी वजह से जो है बाहर की तरफ गिरता है। और इसी तरह से अब दिशा के जड़त्व का आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि आपने बाजार में कुछ ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जो चाकू या कैंची को पेनना करने का कार्य करते हैं। ठीक है, उनके पास क्या होता है कि इस तरह से एक मोटर होती है, उसके ऊपर एक ये घिसने वाला पत्थर होता है, और उसके ऊपर जो है जो चीज शार्प करनी होती है, जो पेननी करनी होती है, वो इसके ऊपर लगाते हैं। लेकिन इस दौरान क्या होता है, कुछ स्पार्क जो है यहाँ से निकलते रहते हैं, कुछ चिंगारियां निकलती है, लेकिन वो चिंगारियां जो बिल्कुल सीधी सीधी निकलती है। तो यहाँ अगर आपको इस चित्र में साफ नजर नहीं आ रहा तो मैं ऐसे दिखाता हूँ। मान लिया कि ये वाला पहिया है, ठीक, और जैसे ये स्पार्क के दौरान क्या होता है कि जैसे इसका जैसे चाकू हम पेनना कर रहे हैं तो चाकू के जो लोहे के कण है ना वो स्पार्किंग के रूप में बाहर निकलते हैं। तो जैसे ही ये स्पार्क यहाँ से डी अटैच होता है ये सीधा निकल जाता है। इसी तरह से अगर कोई स्पार्क यहाँ से डी अटैच हो गया तो ऐसे निकलेगा, यहाँ से डी अटैच हो गया, यहाँ से इस पहिए से हट गया तो ऐसे निकलेगा। तो इस तरह से स्पार्क निकलती है।
ठीक है, कभी भी देखना बिल्कुल सीधे सीधे जाएंगे। ठीक, तो वो इसलिए होता है कि जैसे मान लीजिए कोई कण यहाँ पे है और वो इस पहिए से दूर हट गया, तो अब इस पे बल लगाने वाला कोई नहीं है, अपने बल की ये गति की दिशा बदलेगा ही नहीं। ठीक, इससे बिल्कुल स्पर्श करता हुआ जाएगा। ठीक, इसी तरह से जो यहाँ पे है वो इस स्पर्श रेखा के अलोंग चलेगा, यहाँ पे वो इस पॉइंट पे स्पर्श रेखा के अलोंग चलेगा। चलो एक आपको और आसान सा उदाहरण देता हूँ कि जैसे आपने कभी बिना मडगार्ड वाली साइकिल चलाई है? तो अगर नहीं तो भी देखो कि यदि ये आपकी साइकिल का पहिया है और साइकिल बाई चांस किसी गिल्ली जगह में से या कीचड़ वाली जगह में से निकलती है, तो मिट्टी के कण इसके साथ चिपक जाते हैं ऐसे करके। ठीक है, कीचड़ के जो कण हैं वो पहिए के साथ चिपक जाते हैं। तो जैसे ही ये कण मान लेते हैं कि इस पहिए को छोड़ देता है, तो इस पहिए पे जो स्पर्श रेखा ना, उस स्पर्श रेखा की दिशा में ये गति करेगा। इसी तरह से यहाँ वाला कण ऐसे, यहाँ वाला अगर हटता तो ऐसे गति करेगा। और मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई ये साइकिल सवार बैठा है, ठीक है, इसके ऊपर, तो इसके कपड़े भी खराब हो सकते हैं। ठीक, तो इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि साइकिल का जो पहिया होता है ना, इसके ऊपर एक ऐसे गार्ड लगा देते हैं। ठीक, और ये गार्ड किसके लिए होता है? मड के लिए, कीचड़ के लिए होता है। ठीक, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? मड गार्ड कहते हैं। मड गार्ड, मड मीन्स कीचड़, गार्ड इससे बचाने वाला। ठीक, अब इसके कपड़े खराब नहीं होंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि दिशा का जड़त्व क्या होता है, कि कीचड़ स्पर्श रेखा की दिशा में क्यों गया कण, क्योंकि यहाँ से हटने के बाद इस पर बल लगाने वाला कोई नहीं है, इसलिए दिशा बदलने वाला भी कोई नहीं है। दिशा के जड़त्व के कारण इसकी दिशा क्या रहेगी? सीधी रहेगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको सारी चीजें समझा दी है और यहाँ पर एक एक लाइन लिखी हुई है। और अगर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आएगा कि जब लोहार चाकू या कैंची या उस तरह की धार बनाने वाले पहियों को तेजी से घुमाता तो उससे निकलने वाली चिंगारियां पहिए की स्पर्श रेखा की सीध में ही निकलती है, ऐसा क्यों होता है? तो ये सारे क्यों वाले क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, तो इनका जवाब जो है मैंने आपको समझा तो दिया है। बाकी आपको एग्जाम में कैसे लिखना है उसके लिए मैंने आपके लिए नोट्स बना दिए हैं, और नोट्स जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। और आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।